आज हमारे सामने ना हेमंत ब्रिजवासी जी की गायकी पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, अक्सर जब हम उन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में कुछ खास है। बिल्कुल। कुछ ऐसी हरकतें हैं, ऐसी नजाकत है जो सीधे दिल को छू जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ एक टैलेंट है या इसके पीछे कोई गहरा राज है, कोई प्रक्रिया है? सही सवाल है। आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ना इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। उनकी आवाज का वो जादू, वो खास हरकतें, उसके पीछे की कहानी क्या है। हाँ, चलिए इन विचारों और विश्लेषणों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, ये विषय तो वाकई दिलचस्प है। और हमारे पास जो सामग्री है वो मुख्य रूप से हेमंत ब्रिजवासी की गायन तकनीक पर ही केंद्रित है। अच्छा। खासकर उस पहलू पर जिसे हरकत कहा जा रहा है। इन स्रोतों में उनके रियाज की बारीकियों पर बात है, उनके संगीत की जो शास्त्रीय जड़ें हैं उस पर भी, और सबसे जरूरी जिस तरह से वो अपनी गायकी में भावनाओं को पिरोते हैं उस पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है। अच्छा। तो ये समझना वाकई रोचक होगा कि कैसे ये अलग अलग चीजें, मतलब टेक्निकल स्किल, शास्त्रीय अनुशासन और वो इमोशनल अभिव्यक्ति, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो सुनने वालों पर इतना गहरा असर डालता है। सही बात है। ये सिर्फ सुरों का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये स्रोत, ये हरकत को परिभाषित कैसे करते हैं, मतलब है क्या ये चीज। जिक्र आता है कि ये आवाज के लचीलेपन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसके जरिए भाव पैदा करने की कला है। हाँ। और इसे बनाने में दो खास चीजों का हाथ बताया गया है। एक है मुर्की और दूसरा कंपन। जी। अब ये शब्द सुनने में थोड़े तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन इनका जो सार है वो आवाज की लोच और उससे निकलने वाले एहसास में छिपा है। बिल्कुल। ये सोचना भी मतलब हैरान करता है कि आवाज में इस लेवल का लचीलापन और नियंत्रण ये आता कैसे होगा। क्या ये सिर्फ घंटों के अभ्यास से संभव है? देखिए, सवाल तो बहुत वाजिब है आपका। स्रोत जिन मुर्की और कंपन का जिक्र कर रहे हैं ना, वो भारतीय संगीत में, चाहे वो क्लासिकल हो या लाइट, आवाज को सजाने और उसमें जान डालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अच्छा। मुर्की होती है स्वरों का एक बहुत तेज, लगभग बिजली की तरह कौंधने वाला एक घुमावदार पैटर्न। हाँ हाँ। जो गायकी में एक चमक और नजाकत लाती है। हाँ। वहीं कंपन, जिसे हम वाइब्रेटो भी कह सकते हैं, वो स्वर में एक ठहराव लाता है, एक गहराई। अच्छा। और एक तरह की गूंज पैदा करता है, जिससे भाव ज्यादा उभर कर सामने आता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि स्रोत इसे सिर्फ एक टेक्निकल करतब नहीं मान रहे। अच्छा। हाँ, ये कोई गले की वर्जिश या उंगलियों की तेजी जैसा मामला नहीं है। हाँ। इसे आवाज के जरिए भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका माना गया है। ओहो। इसीलिए स्रोत इसे सिर्फ तकनीक नहीं कह रहे, बल्कि एक कला का दर्जा दे रहे हैं। कला। जी हाँ, ये सिर्फ सुर लगाना नहीं है, ये सुरों से कहानी कहना है। कला, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। और जाहिर है किसी भी कला को साधने के लिए समर्पण और अभ्यास, मतलब रियाज, वो तो बुनियाद है ही। बिल्कुल। स्रोत हेमंत ब्रिजवासी के रियाज के रूटीन पर भी कुछ रोशनी डालते हैं। जैसे बताया गया है कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुली आवाज में रियाज करते हैं। वो समय जब माहौल शांत होता है और आवाज अपने सबसे नेचुरल फॉर्म में होती है। सही। उनके अभ्यास में आलाप पर खास जोर होता है, मतलब राग के स्वरों को धीरे धीरे विस्तार से खोलना, और तान पर भी, जो स्वरों के तेज और जटिल पैटर्न्स होते हैं। हाँ, ताने। और एक और दिलचस्प बात बताई है, मींड का नियमित अभ्यास। जी, मींड। मींड यानी एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना आवाज को तोड़े फिसलते हुए जाना, खींच कर जाना। हाँ, बिल्कुल। ये जानना सचमुच आकर्षक है कि स्रोत उनके अभ्यास की इन खास तकनीकों को बता रहे हैं। ये महज गाने का अभ्यास नहीं लगता। नहीं, ये तो आवाज को तराशने की पूरी एक प्रक्रिया लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही तकनीकें हैं जो उस हरकत का आधार तैयार करती हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा। आलाप का अभ्यास क्या करता है? वो गायक को स्वरों की शुद्धता, उनके बीच के रिश्ते और राग के भाव को समझने में मदद करता है। इससे आवाज में ठहराव और गहराई आती है। सही। तान का अभ्यास गले में तेजी लाता है, फुर्ती और स्पष्टता लाता है, जिससे मुश्किल हरकतें भी आसानी से निकल जाती हैं। हाँ। और मींड तो समझ लीजिए भारतीय संगीत की आत्मा है। अरे वाह। एक स्वर से दूसरे पर मक्खन की तरह फिसलना, बिना किसी झटके के। ये आवाज में वो लोच, वो मुलायमियत और सबसे बढ़कर वो भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। वो कनेक्ट। हाँ, जब गायक मींड का इस्तेमाल करता है तो ऐसा लगता है जैसे आवाज कभी रो रही है या हंस रही है या शायद पुकार रही है। ये गायकी को रूखा और सपाट होने से बचाता है, उसमें एक रस भरता है। सही। तो इस तरह का जो अनुशासित और
बारीकी से किया गया रियाज है, जी। जो शास्त्रीय संगीत परंपरा का एक अभिन्न अंग है, वो सालों की मेहनत के बाद ही आवाज में वो मैच्योरिटी और वो लचीलापन लाता है जो हमें हेमंत ब्रिजवासी की गायकी में सुनाई देता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल, ये एक लंबी साधना है। साधना, बिल्कुल। और रियाज की इस साधना के साथ साथ श्रोता उनके संगीत की जड़ों पर, यानी उनके क्लासिकल बेस पर भी काफी जोर दे रहे हैं। जी हाँ। ये जानकारी सामने आती है कि बचपन से ही उनका नाता ब्रज के लोक संगीत से रहा है, जो अपने मिठास और भाव के लिए जाना जाता है। हाँ, ब्रज का संगीत तो है ही मधुर, हाँ। और साथ ही शास्त्रीय गायन में भी उनकी गहरी पकड़ रही है। और श्रोता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हाईलाइट किया है, हर शब्द पर भाव डालना, यही उनकी पहचान है। बिल्कुल। ये पंक्ति सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये क्षमता सीधे तौर पर उनकी शास्त्रीय समझ से जुड़ी हुई है? कैसे कोई गायक हर शब्द के वजन को, उसके पीछे छिपे एहसास को पकड़ पाता है? हाँ, निश्चित रूप से इसका बहुत गहरा संबंध है। देखिए, शास्त्रीय संगीत का जो प्रशिक्षण होता है ना, वो सिर्फ सुरों और ताल का गणित नहीं सिखाता। अच्छा। ये आपको सिखाता है कि ध्वनि कैसे काम करती है, स्वरों का मनोविज्ञान क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, शब्दों और उनके भावों के बीच का रिश्ता क्या है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर राग का अपना एक चरित्र होता है, अपना एक मूड होता है। हाँ। और बंदिश या गीत के जो शब्द होते हैं वो उसी मूड को आगे बढ़ाते हैं। गायक को सिखाया जाता है कि किस शब्द पर कितना वजन देना है, किस शब्द को कैसे अदा करना है, ताकि उसका सही मतलब और उससे जुड़ा भाव सुनने वालों तक पूरी ईमानदारी से पहुंचे। अच्छा। तो जब श्रोत ये कहते हैं कि हर शब्द पर भाव डालना उनकी पहचान है, तो इसका मतलब यही है कि वो सिर्फ धुन नहीं गा रहे हैं, वो उस शब्द के पीछे की कहानी, उसके एहसास को जी रहे हैं और उसे अपनी आवाज के जरिए व्यक्त कर रहे हैं। वाह। उनकी जो ब्रज संगीत की पृष्ठभूमि है वो इसमें और मिठास घुलती होगी, जबकि जो शास्त्रीय तालीम है वो उन्हें वो सटीकता और गहराई देती है। सही। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे उनका माहौल, उनकी ट्रेनिंग, सब मिलकर उनकी कला को एक अनूठा व्यक्तित्व देते हैं। ये महज नकल नहीं है, ये उनकी अपनी समझ और अनुभव का निचोड़ है। तो ये एकदम स्पष्ट होता जा रहा है कि उनके गायकी की जो इमारत है वो रियाज की नींव और शास्त्रीय समझ के मजबूत स्तंभों पर टिकी है। जी। लेकिन इमारत की खूबसूरती सिर्फ नींव और स्तंभों से तो नहीं होती, उसमें एक रूह भी होनी चाहिए। बिल्कुल। स्रोत इस रूह वाले पहलू पर भी बात करते हैं कि वो अपनी हरकतों में वो फील, यानी वो गहरा एहसास कैसे लाते हैं। हाँ, ये अहम सवाल है। इसके लिए कुछ दिलचस्प तकनीकों का जिक्र मिलता है। एक तो ये कि वो गाना गाने से पहले उसके सुर और भाव को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, उसे पूरी तरह से आत्मसात करते हैं। हाँ। जैसे कोई एक्टर किरदार में उतरने से पहले तैयारी करता है, वैसा कुछ। सही उदाहरण है। और दूसरी तकनीक थोड़ी ज्यादा फिजिकल है कि गाते समय वो अपने मुंह और गले की मांसपेशियों की हर छोटी बड़ी हरकत पर कमाल का नियंत्रण रखते हैं। जी हाँ। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, एक तरफ गहरी भावना और दूसरी तरफ इतना सधा हुआ शारीरिक नियंत्रण। हाँ, और शायद यही विरोधाभासी उनकी कला का मर्म है। सुर और भाव को महसूस करना, ये सिर्फ गाने के मूड को समझना भर नहीं है, ये उस भावना को अपने अंदर इस कदर उतार लेना है कि वो आपकी रग रग में दौड़ने लगे। वाह। जब गायक उस दर्द को, उस खुशी को, उस तड़प को या उस सुकून को खुद महसूस करता है, तभी वो सच्चाई उसकी आवाज से छलकती है। सही। ये अभिनय नहीं होता, ये अनुभव होता है। वाह। और फिर आता है शारीरिक नियंत्रण का पहलू। मुंह और गले की मांसपेशियों का नियंत्रण ही वो जरिया है जिससे अंदर महसूस किए गए भाव को बाहर आवाज का रूप दिया जाता है। अच्छा। मुर्की की तेजी, कंपन का ठहराव, मीण का खिंचाव, ये सब बहुत ही सूक्ष्म शारीरिक नियंत्रण की मांग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये नियंत्रण मैकेनिकल या रोबोटिक न हो। ये नियंत्रण उस आंतरिक भाव को सलीके से, खूबसूरती से पेश करने का एक सधा व औजार बनना चाहिए। सोचिए, अगर भाव बहुत है लेकिन गला साथ नहीं दे रहा, या गला बहुत सधा हुआ है पर अंदर कोई भाव ही नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, बिल्कुल। हेमंत ब्रिजवासी की गायकी में ये दोनों चीजें, वो अंदरूनी गहराई और बाहरी नियंत्रण, एक साथ काम करती हुई दिखती हैं। हाँ। उनका नियंत्रण उनकी भावनाओं को बांधता नहीं है, बल्कि उन्हें और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का माध्यम बनता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि किसी भी कला में तकनीक और भावना के बीच ये नाजुक संतुलन आखिर साधा कैसे जाता है। कब तकनीक हावी हो जाती है और
कब भावना नियंत्रण से बाहर हो जाती है। बिल्कुल, और ये संतुलन ही शायद महारत की असली निशानी है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को और इन स्रोतों से मिले इशारों को समेटें तो एक तस्वीर उभरती है जी। कि हेमंत ब्रिजवासी की आवाज में जो वो दिलकश हरकतें हैं, हाँ। वो कोई अचानक हुई या ऊपरी चीज नहीं है। नहीं। वो महज गले की तैयारी या तकनीकी अभ्यास का प्रदर्शन भर नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक बहुत गहरे मिश्रण का नतीजा है जिसमें सालों का कठोर और दिशा के साथ किया गया रियाज शामिल है, जिसने उनकी आवाज को लोचदार और नियंत्रित बनाया है। हाँ। उनकी गहरी शास्त्रीय समझ शामिल है, जिसने उन्हें सुरों और शब्दों के भावों की बारीकियों को समझने की क्षमता दी है। जी। सबसे ऊपर गाने के मर्म को, उसके सुर और भाव को अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करने और उसे जीने की उनकी अद्भुत क्षमता शामिल है। जैसा कि स्रोत के अंत में बड़ी खूबसूरती से कहा गया है, हरकतें सिर्फ सीखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। क्या बात है। और सचमुच यही महसूस करने की क्षमता जो सीखी हुई तकनीक को एक जीवित अनुभव में बदल देती है, शायद वही चीज हेमंत ब्रिजवासी को आज के गायकों के बीच एक खास पहचान देती है। हाँ। उनकी गायकी में तकनीक कभी भी भावना पर हावी होती हुई नहीं लगती, बल्कि हमेशा उसकी सेवा करती हुई महसूस होती है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े विचार की ओर ले जाता है। किसी भी क्षेत्र में जब हमें उत्कृष्टता पानी हो, चाहे वो संगीत हो, कला हो, विज्ञान हो या कोई भी हुनर हो, तो तकनीक या क्राफ्ट को सीखना कितना जरूरी है और उस सीखे हुए शिल्प में अपनी आत्मा, अपने अनुभव, अपनी संवेदना को डालना कितना जरूरी है। बहुत गहरा सवाल है। कहाँ पर सीखना